कक्षा 11वीं, विषय जीव विज्ञान, अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण। इसमें हम 1 अंक के वीडियो बना चुके हैं। अब 2 अंकों के वीडियो को देखते हैं और सारा कुछ 11वीं का जो सब्जेक्ट देखना हो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट के लिंक से आप केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायो का, अंग्रेजी का ये सारा कुछ देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें 2 अंकों के प्रश्नों की बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य में एक जीवाणुविक बीमारी का नाम बताइए। तो यहाँ पर एक जीवाणुविक बीमारी क्या हो गई, टाइफाइड है। और ये किससे होती है, साल्मोनेला टाइफी से होती है। आप टीबी भी लिख सकते हैं, आप कॉलरा भी लिख सकते हैं और भी बीमारी लिख सकते हैं जो जीवाणु से होती है, बैक्टीरिया से होती है। दूसरा क्वेश्चन है, किन्हीं 2 नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणुओं के नाम दीजिए। तो एक है ये एजोबैक्टर और दूसरा क्या है, क्लास्ट्रीडियम। ये 2 जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अगला प्रश्न है, साइनोबैक्टीरिया क्या है। तो साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय तंतुवत ग्राम निगेटिव रंगीन जीवाणु होते हैं ये। तो सबसे पहले तो जानना है कि ये एक कोशी भी हो सकते हैं, बहुकोशी भी हो सकते हैं। ये तंतुवत होते हैं, माने रेखा जैसे होते हैं, और निगेटिव रंगीन, ग्राम निगेटिव होते हैं, रंगीन जीवाणु होते हैं। जिनमें हरित लवक ए, फाइकोबिलिन्स प्रोटीन, कैरोटीनाइड वर्णक पाए जाते हैं। तो इसमें ये भी पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती हैं, माने ये कोशिकाएं शुरुआती कोशिकाएं हैं। इनके चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है। ये गंधहीन वातावरण में पाए जाते हैं। इन्हें साइनोफेज विषाणु नष्ट कर देते हैं। उदाहरण के लिए नॉस्टॉक, एनाबिना, रिवुलेरिया ये साइनोबैक्टीरिया के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये सल्फर जीवाणु किसे कहते हैं। तो जो जीवाणु गंधक तत्व या H2S से ऊर्जा प्राप्त करते हैं उन्हें सल्फर जीवाणु कहते हैं। जैसे थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस ये जीवाणु का नाम है जो अपनी ऊर्जा किससे प्राप्त करता है, गंधक तत्व से प्राप्त करता है। सल्फर से प्राप्त करता है या हाइड्रोजन सल्फाइड से प्राप्त करता है। सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देते हैं। इस प्रक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग मिलाते हैं। तो ये जीवाणु अत्यधिक अम्लता को भी सह सकते हैं। जनरली जितने भी होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से और दूसरे पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, लेकिन ये जीवाणु किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, गंधक वाले तत्व या उनके यौगिकों से प्राप्त करते हैं। तो चलिए यहाँ जैसे सल्फर है, ये पानी है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। जब ये आपस में क्रिया करते हैं इसकी उपस्थिति में, थायोबैसिलस की उपस्थिति में, तो ये H2SO4 बना देते हैं और ये इस तरह से एल्डिहाइड बना देते हैं, जल बना देते हैं, ऊर्जा बना देते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग ये स्वयं करते हैं। तो इस तरह से इन जीवाणुओं को हम क्या कहते हैं, सल्फर जीवाणु कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लाज्मिड्स तथा एपिसोम्स क्या हैं। कभी कभी जीवाणुओं के कोशिका द्रव्य में मुख्य DNA तंतु के अलावा कुछ स्वतंत्र छोटी अनुवांशिक इकाइयाँ DNA भी पाई जाती हैं। मान लीजिए ये कोई जीवाणु की कोशिका है, इसमें ये केंद्रक का भाग है, तो इसमें DNA पाया जाएगा। लेकिन इसमें कोशिका द्रव्य में भी इस तरह के कुछ जीवाणु DNA पाए जाते हैं। तो इन DNA को क्या हम बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। तो यही है कि जीवाणुओं के कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से DNA के तंतु पाए जाते हैं। इन तंतु को या इन इकाइयों को क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। जब ये प्लाज्मिड मुख्य अनुवांशिक इकाइयों से संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे ये केंद्रक है, इस केंद्रक में DNA है और ये तंतु कोशिका द्रव्य में भी होते हैं, लेकिन इसके साथ इस तरह से जुड़े होते हैं, संयुक्त होते हैं मुख्य इकाई के साथ, तब हम इनको क्या कहते हैं, एपिसोम कहते हैं। तो दोनों में फ़र्क है, एपिसोम और प्लाज्मिड में। इसमें DNA कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तंतु के रूप में पाया जाता है। जब ये DNA मुख्य अनुवांशिक इकाई से या DNA से जो अनुवांशिक इकाई है उसके साथ जुड़ जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं, तब इनको हम क्या बोलने लगते हैं, एपिसोम बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डायएटम की कोशिका भित्ति के क्या लक्षण हैं। तो डायएटम में कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह 2 अतिव्यापित कवच होती है। मतलब एक ये ढक्कन की तरह होती है, ये साबुनदानी है, ऊपर से इस तरह से ये ढक्कन की तरह होती है, एक दूसरे से मिली हुई होती है। इनकी कोशिका भित्ति सिलिका से बनी होती है, जिसके कारण ये नष्ट नहीं होते हैं।
मृत डायटम अपने परिवेश में कोशिका भित्ति के अवशेष बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। यदि यह डायटम मर गए तो अपने अवशेष को छोड़ जाते हैं। करोड़ों वर्षों से जमा हुए इस अवशेष को डाईएटमी मृदा कहते हैं। डाईएटमी मृदा श्वेत छिद्रित रसायन ग्राही तथा अग्निशय होती है। तो यहाँ पर यह भी समझ लेना है कि ये सफ़ेद होती है और इसमें रसायन का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, और ये अग्निशय होती है, इस आग का भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से इसकी कोशिका भित्ति होती है। अगला देखते हैं, पादप स्वपोषी हैं। क्या आप इस ऐसे कुछ पादपों को बता सकते हैं जो आंशिक रूप से परपोषित होते हैं? तो ये सभी जीव हैं जो यूकैरियोटिक हैं, जिसमें क्लोरोफिल होते हैं, पादप कहलाते हैं। ये अपना भोजन स्वतः निर्मित कर लेते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। तो पादप को समझ लेना, पादप क्या होते हैं? जीव होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने होते हैं, इसमें क्लोरोफिल होता है, तो इन्हें हम प्लांट कहते हैं, पौधा कहते हैं, पादप कहते हैं। ये अपना भोजन स्वतः निर्मित करते हैं, इसलिए हम इसे स्वपोषी कहते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो कीट भक्षी भी होते हैं, आंशिक रूप से परजीवी होते हैं, इसलिए हम इनको विषमपोषी भी कहते हैं। जैसे ब्लडरवर्ट एक तरह का ऐसा पौधा है जो स्वपोषी भी है लेकिन आंशिक रूप से परपोषी भी है, कीड़े वगैरह को खाता है, इसी तरह से अपना पोषण ग्रहण करता है। कलश पादप ये भी कीट भक्षी पौधा है। अमरबेल ये भी क्या होता है? परजीवी पौधा है जो दूसरों से अपना जीवन यापन करते हैं, पोषण करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है, शैवालांश तथा कवकांश शब्दों से क्या पता चलता है? तो शैवाल का घटक शैवालांश कहलाता है, फाइकोबियंट, तथा कवक का जो घटक होता है कवकांश कहलाता है, माउकोबियंट, जो क्रमशः स्वपोषी और परपोषी होते हैं। तो शैवाल जो होता है स्वपोषी होता है, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, और जो ये कवक होता है वो कैसा होता है? परपोषी होता है। शैवाल कवक के लिए भोजन संश्लेषित करता है। कवक शैवाल को आश्रय देता है, खनिज तथा जल का अवशोषण कराता है। इस प्रकार शैवाल और कवक सहजीवन का कार्य करते हैं, जैसा कि लाइकेन में पाया जाता है। तो इस तरह से आपको समझ लेना है कि शैवालांश एक शैवाल का घटक है, कवकांश कवक का घटक है। शैवाल स्वतः भोजन बना लेते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। कवकांश जो हैं ये अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, ये परपोषी कहलाते हैं। शैवाल जो है भोजन बना करके कवक को भोजन देता है, जबकि जो कवक होता है उसको आश्रय देता है और खनिज लवण देता है। इस तरह से दोनों मिलजुल करके जीवन यापन करते हैं। इसे हम ऐसा ही गुण किस में पाया जाता है? लाइकेन में पाया जाता है। अगला है, कवक किस गुण में मानव से समानता रखता है? कवक मानव के समान विषमपोषी होता है तथा भोज्य पदार्थों का संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। तो जिस तरह मानव विषमपोषी होता है और भोजन का संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में होता है, वैसे ही कवक भी जो होता है विषमपोषी होता है और भोजन का संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में करता है। इस तरह से वो हमारे में समानता रखता है। अगला प्रश्न है, सहजीवी पौधे से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो जब दो पौधे परस्पर लाभ के लिए एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और साथ साथ रहते हैं तो ऐसे पौधों को सहजीवी कहते हैं। जैसे लाइकेन है जिसमें शैवाल तथा कवक सहजीवी के रूप में रहते हैं। शैवाल हरे होने के कारण प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं और उसको कुछ अंश कवक को दे देते हैं, जबकि कवक खनिज लवण और जल को अवशोषित कर शैवाल को दे देते हैं। इस तरह से दोनों पौधे मिल करके, दोनों जीव मिल करके आपस में सहजीवी का काम करते हैं और एक दूसरे को लाभ प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, कवक के किस वंश से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त होता है? एंटीबायोटिक किससे प्राप्त होता है? तो पेनिसिलिन नामक वंश के कवक पेनिसिलियम नोटेटम ये है, इस वंश से प्राप्त होता है। पेनिसिलियम क्रायोसोजिनियम आदि जातियों से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पदार्थ प्राप्त होता है। तो ये कवक के वंश हैं, इनसे हमको पेनिसिलिन की दवा प्राप्त होती है। अगला है, लाइकोन के घटक किस समूह के होते हैं? तो लाइकेन एक सहजीवी पादप है, इसमें एक कवक और एक शैवाल पाया जाता है। कवक एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग का, तथा जो शैवाल होता है वो क्लोरोफाइटा हरा शैवाल या साइनोफाइटा
नीला हरा शैवाल वर्ग का हो सकता है। तो इस तरह से लाइकेन में कवक और शैवाल तो हैं, तो कवक इस वर्ग का होगा और शैवाल जो है इस वर्ग का होगा। अगला प्रश्न है, कवक जगत की कोशिका भित्ति की विशेषता बताइए। तो कवक जगत की कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक सेलुलोज के स्थान पर एक नाइट्रोजन युक्त पॉलीसेकेराइड काइटिन होता है। तो यही ध्यान रखना है, कवक जगत में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज नहीं होती है, बल्कि उसके स्थान पर क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त पॉलीसेकेराइड काइटिन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मृदा निर्माण में लाइकेन किस प्रकार उपयोग किया जाता है। तो लाइकेन चट्टानों, लकड़ी के लट्ठे एवं मरुदभिद अनुक्रम में भी आसानी से उगते हैं। जहां अन्य जीवन असंभव होता है वहां लाइकेन आसानी से उगते हैं, क्योंकि ये पतले जीव हैं। इस प्रकार ये यहाँ से उगकर दूसरे जीवों के उगने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करती हैं। अतः जहाँ पहले लाइकेन्स उगते हैं वहाँ बाद में मॉस तथा अन्य पौधे भी उगने लगते हैं। इस प्रकार उपयोग मृदा निर्माण में होता है। तो कहना चाहिए जो लाइकेन है ये पहले असंभव स्थानों पर भी उग जाते हैं, फिर वहाँ वो मिट्टी पैदा कर देते हैं, अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देते हैं, जिससे अन्य पौधे भी उगने लगते हैं। अगला है, शैवाली कवक किस वर्ग के कवकों को कहा जाता है। तो जो शैवाली कवक हैं वो है फाइकोमाइसिटीज़ वर्ग के कवक सदस्यों को शैवाली कवक कहा जाता है, क्योंकि ये शैवाल के साथ मिलकर के जीवन यापन करते हैं। अगला है, मोल्ड किन कवकों को कहा जाता है। तो ये जो फाइकोमाइसिटीज़ तथा एस्कोमाइसिटीज़ के सदस्य ही मोल्ड कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, पदार्थों के चक्रीकरण में मोनेरा जगत की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो जो मोनेरा जीव होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। चलिए इनको समझते हैं, ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं। हमारे शरीर में अनेक प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। जब हम मरते हैं या कोई भी जीव मरता है तो मोनेरा जगत के जीव हमारे शरीर में रसायनों का अपघटन कर देते हैं और इन्हें फिर प्रकृति में क्या कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं, जिन्हें पौधे पुनः ग्रहण करके विविध रसायनों का संश्लेषण करते हैं। पौधों से इन रसायनों को हम ग्रहण करते हैं और फिर इन रसायनों को मोनेरा जीवों द्वारा अपघटित करके प्रकृति में मिला दिया जाता है। इस प्रकार मोनेरा जगत के जीव पदार्थों का चक्रीकरण करते हैं। तो सीधा सीधा एक चक्कर है कि कोई भी जीव इसमें मरेगा तो मरने के बाद इसके अंदर जो मोनेरा आते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव आते हैं, तो इसका अपघटन करते हैं और फिर ये वातावरण में मिला देते हैं प्रकृति में। फिर उस वातावरण से ये पौधे उसको ग्रहण कर लेते हैं और पौधों को हम खाते हैं तो हम इनसे भोजन ग्रहण कर लेते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं और फिर से ये अपघटन करते जाएगा। तो इस तरह से ये चक्रीकरण करता रहता है जीवों पदार्थों का। उनके प्रश्नों तो थैंक यू। तो अगले वीडियो में हम फिर 3 अंकों के प्रश्नों को देखेंगे। तब तक सारे वीडियो आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ओके।